कमेंट कीजिए फटाफट। शेखर, शिवम, लास्ट टॉपिक हमारा क्या हुआ था बताइए जी। लास्ट टॉपिक हमारा क्या हुआ था, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मेरे हिसाब से हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया शुरू कर दिया था, आधुनिक भारत शुरू कर दिया था। और इसमें हमारा क्या चल रहा था, एक बार ये कमेंट करके बता दो, फिर हम आगे शुरू करते हैं। इसको बता दीजिए। क्रांति पढ़ रहे थे जी, ठीक है। हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति, और मेरे हिसाब से हम लोग क्रांति के कारण पढ़ रहे होंगे और कहां तक हम पहुंच गए थे बताइएगा। कहां तक हम पहुंच गए थे ये बता दीजिए। 1857 की क्रांति के मैंने आप लोगों को कारण लिखवाए थे, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, इसके अलावा सैनिक कारण, सहायक संधि और हड़प नीति। बताइएगा कौन कौन सा कारण हम पढ़ चुके थे। धार्मिक कारण कंप्लीट हो गया था जी। कौन कौन सा कारण हो गया था कंप्लीट, बताना एक बार। राजनीतिक हो गया था, देखिए मैं लिख देता हूं एक बार। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, सहायक संधि और हड़प नीति। बताइए जी। जी प्रियंका, इनमें से क्या हम राजनीतिक कारण पढ़ चुके थे? फटाफट बता दो यार, फिर हम आगे चलते हैं। और क्या हम आर्थिक और धार्मिक कारण भी पढ़ चुके थे? ये तीनों कारण हो चुके हैं ना जी। आरती गुड आफ्टरनून। ये तीनों कारण हो चुके हैं ना। चलिएगा अब हम शुरू करते हैं आगे। सैनिक कारण, देखिए जी, सैनिकों की अगर मैं बात करूं, अगला कारण है सैनिक कारण। सैनिक भारतीय भी होते थे, अंग्रेज भी होते थे। पढ़ा नहीं है ना ये? ओके जी, ठीक है। तो इनमें जो है फर्क होता था इनके पदों को लेकर के, इनके वेतन को लेकर के, एक्स्ट्रा जो अलाउंस होता है उसको लेकर के, भत्ते, और इनके ट्रांसफर को लेकर के। देखिए भारतीय सैनिकों के वेतन जो है, पद जो है वो छोटे होते थे, अंग्रेजों को बड़ा पद दिया जाता था। भारतीय सैनिकों का वेतन कम होता था, अंग्रेजों का ज़्यादा होता था। सैनिक परेशान थे, भत्ते इनको मिलते नहीं थे, इनको मिलते थे। ट्रांसफ़र से अंग्रेज खुश थे, जहां चाहे वहां ट्रांसफ़र, लेकिन भारतीय खुश नहीं थे क्योंकि इनका ट्रांसफ़र हमेशा समुद्र पार किया जाता था, और उस समय हिंदुस्तान में समुद्र में जाना अपशगुन माना जाता था। तो इस सब से भारतीय सैनिकों को दिक्कत थी कि हमारा शोषण किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है।
तो ये भी एक वजह बने। इनके साथ जो बर्ताव लगातार किया जा रहा था, 1857 में जब क्रांति होगी सैनिक इसलिए उभर के भी सामने आएंगे, तो ये हुआ सैनिक कारण। अब हम पढ़ेंगे सहायक संधि और हड़प नीति। फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट से नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं दो कारण बचे हैं, सहायक संधि और हड़प नीति। जी गुड आफ्टरनून गौरव, बिल्कुल प्रियंका। हो गया, चलिए अब देखिए सहायक संधि और हड़प नीति दोनों को साथ में कर लेते हैं हम लोग। सहायक संधि जो है, देखिएगा सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेज़ली ने लागू की। लॉर्ड वेलेज़ली ने लागू की। सहायक संधि का मतलब क्या होता है कि जो स्वतंत्र रियासत हैं, रियासत को, किसी भी रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना मिलेगी। रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना मिलेगी। सेना का वेतन रियासत के राजा देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफर निकाल दिया, जिस राज्य को सुरक्षा की जरूरत है वो हमारा, ठीक है देवांश, पढ़ दिया मैंने आपका कमेंट। जिस राज्य को, जिस रियासत को सुरक्षा की जरूरत है वो हमारी सेना ले लो, बदले में हमारी सेना को आप सैलरी दोगे। भविष्य में जब राजा को लगता कि वेतन नहीं है अब मेरे पास, वेतन न देने पर राज्य पर कब्जा हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमजोर राज्यों को शिकार बनाया, भाई सहायक संधि पे साइन कर लो, समझौता होगा, हम आपको सेना देंगे, तुम सेना का वेतन दोगे। भविष्य में, अब एक बार तो राजा साइन कर देता, भविष्य में जब राजा को लगता कि मुझे सेना की जरूरत नहीं है, कहता सेना हटाओ, पैसे नहीं दूंगा मैं, अब कंपनी कहती पैसे नहीं दे रहा इसलिए हम राज्य पे कब्जा कर रहे हैं। तो जिसने भी सहायक संधि अपनाई थी अपने फायदे के लिए, वो लोग अब शिकार हो गए। सर मैं हिस्ट्री में बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या सर मैं कभी मेरे डाउट्स पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं जी आप, मैंने आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हैं मेरे पास, ठीक है। तो देखिए, लेकिन क्लास में डाउट यहाँ पे फिर टाइम खराब होगा हमारा, आफ्टर क्लास आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले सहायक संधि 1798 में हैदराबाद में लागू की गई थी। सहायक संधि अपनाने वाला सबसे पहले रियासत थी हैदराबाद। ये तो है सहायक संधि, जिसने सहायक संधि अपनाई वो तो गए। उसके बाद देखिए हड़प नीति। हड़प नीति क्या है? हड़प नीति 1848 में 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। हड़प नीति 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। क्या है हड़प नीति? हड़प नीति का मतलब यह है, अगर किसी रियासत के राजा की मृत्यु हो जाए, एक नया रूल लगा दिया, किसी रियासत के राजा की मृत्यु हो जाए और उसका कोई बेटा ना हो, किसी रियासत के राजा की डेथ हो जाए और उसका कोई बेटा ना हो,
तो ऐसे में दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ बच्चा राजा नहीं बनाया जाएगा, राजा नहीं माना जाएगा। अगर राजा की डेथ हो जाए, उसका बेटा ना हो, तो गोद लिया हुआ बेटा उसका राजा नहीं माना जाएगा। ऐसे में सारे राज्य का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। ऐसे में सारे राज्य का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। सबसे पहला शिकार हुआ था हड़प नीति का सतारा। सतारा के राजा की डेथ हो गई, बेटा था नहीं, गोद लिए हुए बच्चे को राजा बनने नहीं दिया। बस भविष्य में झांसी की रानी के साथ क्या हुआ था, यही हुआ था। तो जिस जिस राज्य पे हड़प नीति लागू हुई, जिसके साथ ऐसा हुआ कि राजा है नहीं, बेटा है नहीं, गोद लिए हुए बच्चे को राजा बनाना है, कंपनी ने बनने दिया कि हड़प नीति के खिलाफ है, तो उन राज्यों को हड़प लिया गया। हड़प नीति ऐसे राज्यों को हड़प रही थी जिसका कोई वारिस नहीं है। 1848 में शुरू की थी। सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र में लागू हुई, डलहौजी ने लागू की थी। हड़प नीति भी 1857 की क्रांति का एक कारण मानी जाएगी। फटाफट नोट कीजिए दोनों को और बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या है तो। कोई दिक्कत किसी को? सबसे पहले 1848 में महाराष्ट्र की सतारा रियासत पे लागू हुई थी ये। बाद में झांसी में भी लागू हो गई, ठीक है। तो ये हड़प नीति भी एक कारण मानी गई। बहुत सारी रियासतें इसके चक्कर में कब्जे में चली गई अंग्रेजों के। सहायक संधि वेलेजली, हड़प नीति डलहौजी। समझ में आ गया सबको? क्या किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है बताइए। सब कुछ क्लियर है ना जी? ये दोनों ही 1857 की क्रांति के कारण माने गए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से सारे कारण हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एक कारण हमारा बचा है अभी, बताइए। हो गया? नोट कर रहे हैं सर, प्लीज एक मिनट। कर लो भाई, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को कर लो। एक बचा है ना आर्थिक कारण। करो फटाफट, डन लिखो।
डन। चलिए अब देखिए आर्थिक कारण। कुछ लोग कह रहे हैं कि पढ़ लिया ये। देखिए जी, आर्थिक कारण हम बात करें कृषि की। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि ये लोग कैश क्रॉप उगाएं, यानी कि नील की खेती करें, कपास की खेती करें, ऐसी फसल उगाए जिनसे कैश मिलता हो। किसान चाहते थे कि हम लोग फूड क्रॉप उगाएं, चावल की खेती करें, गेहूं की खेती करें, लेकिन किसानों की चली नहीं, जबरदस्ती करवाई गई कैश क्रॉप, इसलिए किसान परेशान थे। एक ये भी कारण हो सकता है। इसी में राजस्व जो होता है सरकारी, जमीन से जो लगान वसूला जाता है, उसको वसूलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 पॉलिसी अपनाई थी और तीनों ही खतरनाक थी। राजस्व वसूलने के लिए 3 पॉलिसी अपनाई थी। पहली पॉलिसी है स्थायी बंदोबस्त। टैक्स वसूलने के लिए स्थायी बंदोबस्त, ये बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1793 में शुरू हुआ था स्थायी बंदोबस्त। एक अपनाई थी रैयतवाड़ी 1820, एक अपनाई थी महालवाड़ी 1822। करवाया तो नहीं है ना ये सब। स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बताऊंगा ये क्या होता है। ये राजस्व वसूलने की पद्धति है तीनों। रैयतवाड़ी शुरू की थी थॉमस मुनरो ने, और महालवाड़ी शुरू की थी होल्ट मैकेंजी ने। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए राजस्व, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए राजस्व। किससे? किसान से। तो भैया किसान का राजस्व, किसान की जमीन का राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी तक कैसे जाए? बीच में एक पोस्ट शुरू की कर दी गई जमींदार, कि किसान का जो राजस्व हो जमींदार के पास जाएगा और जमींदार इकट्ठा करके किसानों से कंपनी को देगा। तो स्थायी बंदोबस्त का मतलब है कि कंपनी को खुद जाना नहीं पड़ेगा, किसानों और कंपनी के बीच में जमींदार आ गए, जमींदार को बना दिया उस एरिया का मालिक। भाई ये जमीन सारी तुम्हारे नाम है, जमींदार को असली मालिक बना दिया। किसान जितना भी पैसा कमाएंगे उसका राजस्व जमींदार लेगा इकट्ठा करके, जमींदार कंपनी को देगा। जमींदार और कंपनी के बीच में 10/11 फिक्स कर दिया, जितना भी लाएगा 10/11 देगा। मान लो किसान से 11 रुपये लाया, एक खुद के पास रखेगा कमीशन, 10 कंपनी को देगा, ये फिक्स कर दिया। भविष्य में इसकी दिक्कत ये हुई कि जमींदार अपने मूड के हिसाब से किसानों को प्रताड़ित करते रहे, ज़्यादा टैक्स वसूलते रहे और कंपनी को कम देते रहे। तो इसमें जमींदारों का फायदा हुआ, किसानों का लॉस हुआ। स्थायी बंदोबस्त जिस एरिया में लागू किया गया था वो एरिया है बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यहां पर लागू किया गया। उसके बाद रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी 1820 में थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। इसमें क्या होता था, इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास किसान का राजस्व आएगा जी। इसमें राजस्व डायरेक्ट किसान ही कंपनी को देगा ला करके। इसमें जमींदारों को साइड से हटा दिया गया, किसान और कंपनी के बीच कोई नहीं है, किसान खुद जाकर के अपना रेवेन्यू देकर के आएंगे। यहाँ पे रेट फिक्स कर दिए गए 63%। मारा जाएगा किसान 100 रुपये कमाएगा, 63 कंपनी को देगा।
लॉस हो प्रॉफिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी 63% लेगी, किसान मारे जाएंगे। ये जिस एरिया में लागू की गई वो है बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास में। उसके बाद महलबाड़ी, महलबाड़ी 1822 में होल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी। इसके अंदर क्या होता है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए राजस्व, किससे, किसानों से। तो पूरे गांव के किसानों को इकट्ठा करके एक पोस्ट बनाई गई महाल, यानी कि मुखिया। वे सारे गांव वाले किसान अपने मुखिया को पैसा देंगे, वो मुखिया कंपनी को देगा, इसलिए इसको कहा गया महलबाड़ी। यहाँ टैक्स लाता था जमींदार, यहाँ किसान खुद देंगे, और यहाँ पे महाल या फिर इस महाल को नंबरदार कहा जाता था। आज जो नंबरदार है ना, हरियाणा में होते हैं नंबरदार, ये नंबरदारी प्रथा यहाँ से शुरू हुई थी। महलबाड़ी, महलबाड़ी वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत में महलबाड़ी लागू की थी। तीनों में ये सबसे खतरनाक निकली। यहाँ पे रेट फिक्स कर दिए गए 80%। किसान 100 रुपये कमाएगा तो 80% अपने महल को दे दे, वो जाकर के कंपनी को देगा। तो ये किया गया था जी, 3 पॉलिसी अपनाई गई थी, तीनों ही खतरनाक है। तो ये तीनों पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाई थी। क्या ये आर्थिक लॉस नहीं है हमारा? बिल्कुल है, किसानों का बुरा हाल कर दिया। ये हुए आर्थिक कारण। समझ में आ गई बात? अच्छे से नोट करके बताओ, और मुझे बताओ किसी को अगर दिक्कत हुई है इसमें तो। समझ में आ गया सबको? लिख तो दिया बोर्ड पे, कहां कहां कौन सा हुआ था। स्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। रैयतवाड़ी बॉम्बे और मद्रास में। महलबाड़ी पश्चिमी भारत में। बताओ कोई समस्या है तो, साथ में लिखा है मैंने। तो देख लीजिए, इतने सारे कारण थे। कर रहे हो ना नोट? बताइए, फिर आगे चलेंगे। कोई समस्या है तो। कोई दिक्कत है तो बताइएगा जी।
आप लोग तो कुछ भी नहीं बता रहे, ये भी नहीं बता रहे कि लिख रहे हैं सर, ये भी नहीं बता रहे कि सर दिक्कत नहीं है। कहाँ गए सब? डन, चलिए जी। हाँ ठीक है गौरव, बस आपके कमेंट का वेट कर रहा था, सबसे लास्ट में आप लिखते हैं। ठीक है जी। गांव से ऊपर क्या लिखा हुआ है? गांव से ऊपर महाल, महाल नियुक्त किया जाता था एक, जिसको नंबरदार कहते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, वो नंबरदार का काम होता था पूरे गांव से रेवेन्यू इकट्ठा करके कंपनी को देने का। यहाँ जमींदार जाते थे रेवेन्यू वसूलने, यहाँ किसान खुद जो है अपना पैसा दे के आता था कंपनी को। यहाँ महाल, टैक्स बोल सकते हो, रेवेन्यू राजस्व, ठीक है, जमीन पे लगता था ये। तो ये इतने सारे कारण थे 1857 की क्रांति के। डन, देखिएगा जी, ये इतने सारे कारण थे जिनकी वजह से हम हुए परेशान। देखिए जी, इन सब की वजह से हम परेशान हुए, पूरे देश में परेशानी हुई। सबने सोचा भाई बहुत हो गया, अब इसके खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। तो परेशान होकर के, अब देखिए प्लानिंग करते हैं, परेशान होकर के कुछ लोग गंगा किनारे गए। गंगा किनारे जाकर के योजना बनाई, गंगा किनारे जाकर के योजना बनाई कि भाई बहुत हो गया, किसान परेशान है, राजनेता परेशान है, सब परेशान है, अब हम क्रांति करेंगे, बहुत हो गया। तो इतने सारे कारण थे, फाइनली लोग इकट्ठे हुए और गंगा किनारे जाकर के प्लानिंग की, क्रांति करेंगे। लेकिन कब करेंगे? कोई डेट फिक्स करो। नहीं जी, डेट फिक्स नहीं होगी। अब तक जो हो गया ठीक है, नया कारण आने पर हम क्रांति करेंगे। नया कारण आने पर हम क्रांति करेंगे। अब तक जो हो गया ठीक है, जैसे ही कोई नया कारण आएगा हम क्रांति कर देंगे। अब ये बात किसको बताएंगे जी? पूरे देश में संदेश भिजवाया जाएगा। कैसे? रोटी और कमल के माध्यम से। अब उस समय फेसबुक तो था नहीं, लोग लाइव आ जाएंगे, हेलो गाइस शेयर कर दो वीडियो को, हम जो है क्रांति कर रहे हैं, गंगा किनारे जाकर के हमने प्लानिंग की है, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो उस समय दो सिंबल बनाए गए, रोटी और कमल, ये दोनों बांटे जाएंगे, समझो। इतने सारे कारण हमने डिटेल में पढ़ लिया। हम परेशान है, परेशान होकर के हम गंगा किनारे गए, प्लानिंग की भाई क्रांति करेंगे, बहुत हो गया, नया कारण जैसे ही आया हम क्रांति कर देंगे। कब करें? नया कारण आने पर। अब ये बात पूरे देश में बतानी है, तो पूरे देश में रोटी और कमल बांटे गए। रोटी और कमल पूरे देश में संदेश का माध्यम बने 1857 की क्रांति में कि भाई नया कारण आएगा, क्रांति कर देना, नया कारण आएगा, क्रांति कर देना। अब पूरे देश में इंतजार किया जा रहा है उस नए कारण का। वो नया कारण क्या है वो हम देखेंगे। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, जो नया कारण होगा वही होगा क्रांति का तत्कालीन कारण, उस समय क्रांति होने का कारण। ये तो कारण से सारे, लेकिन वो होगा तत्कालीन कारण अलग से। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग फटाफट, मेक इट फास्ट।
समझ रहे हैं ना आप लोग? डन, चलें आगे। देखिए जी, फिर मैं साइड में इसलिए हो जाता हूं कि आपको स्क्रीन दिखाई दे, और गर्मी जितनी ज़्यादा है थोड़ी देर बैठ भी जाता हूं। चलिए देखिए जी, अब पूरे देश में माहौल बन चुका था और नए कारण का वेट हो रहा था। नया कारण क्या है देखिए जी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक बंदूक का इस्तेमाल करती थी सिपाहियों को देने के लिए, ब्राउन बेस एक बंदूक हुआ करती थी। लेकिन दिसंबर 1856 में इस बंदूक का इस्तेमाल बंद कर दिया और नई बंदूक आई राइफल एनफील्ड। जो नई बंदूक है इसमें एक समस्या, नई बंदूक आती है राइफल एनफील्ड, इसके अंदर कारतूस डलते हैं। कारतूस के अंदर बारूद होगा, नीचे ऊपर गोली होगी और कारतूस के ऊपर ढक्कन होगा। कारतूस का जो ढक्कन है वो बना है चर्बी से, और वो चर्बी गाय व सूअर की होगी। यानी चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण होगा। तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण होगा चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण होगा चर्बी वाले कारतूस। क्या था ये मैटर भाई? पुरानी बंदूक ब्राउन बेस की जगह नई बंदूक आई राइफल एनफील्ड, जिसमें एक कारतूस इस्तेमाल किए गए जिसके अंदर गाय व सूअर की चर्बी थी, जिस ढक्कन के अंदर। ठीक है, तो जी नया कारण आ चुका है, जिसको पता लग गया वहीं से क्रांति शुरू। एक बार इसको भी नोट कीजिए। अब तक जो पढ़ रहे थे वो थे कारण, ये है तत्कालीन कारण। अब जिसको ये पता लग गया वहीं से क्रांति शुरू हो जाएगी। फटाफट नोट कीजिए इसके बारे में, फिर चलेंगे हम आगे। कीजिएगा नोट, सारे कमेंट किया करो यार।
लिख रहे हो? डन। यहां तक जो सीन चल रहा था पूरा सीन समझ में आ गया? अब देखिए आगे, अब बनती है जी क्रांति वाली बात। ध्यान से समझिएगा, तरीके से समझिएगा। पूरे देश में माहौल बना हुआ था जी, क्रांति करेंगे, नया कारण आया, तो नया कारण आ चुका है। अब देखते हैं किसको पता लगता है नया कारण। ध्यान से समझिए एक एक बात। बंगाल में एक जगह है बैरकपुर छावनी। कौन सी जगह है? बैरकपुर छावनी। छावनी क्या होता है? कैंट। बंगाल में एक जगह है बैरकपुर छावनी। बैरकपुर में एक यूनिट है 34वीं NI। NI मतलब नेटिव इन्फेंट्री, मतलब पैदल सेना। नेटिव इन्फेंट्री, पैदल सेना की एक टुकड़ी। इसी टुकड़ी में बहुत सारे भारतीय सिपाही, इन्हीं में से एक सिपाही मंगल पांडे। इसमें 2 अंग्रेज भी थे जो इनके इंचार्ज थे, बाग व ह्यूसन। तो जी सीन कुछ ऐसा हुआ, ये बंदूक जो नई आई है वो यहां पर पेश की जानी थी। मंगल पांडे मंदिर गए हुए थे। मंदिर में पुजारी ने बताया इसको कि भाई धर्म भ्रष्ट हो गया, अब मंदिर में मत आना। मंगल पांडे ने पूछा पुजारी से ऐसा क्यों? पुजारी ने बता दिया जो नई बंदूक तुम्हें मिलने वाली है उसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल कर रखा है। मंगल पांडे ने आकर के अपने सिपाहियों से बात की, भाई कोई बंदूक को नहीं चलाएगा, नई बंदूक में गड़बड़ है। वो नई बंदूक आई, बाग व ह्यूसन ने इन लोगों के सामने पेश की। कहा कि भाई ये जो नई बंदूक आई है राइफल इनफील्ड, इसके अंदर आप लोगों को एक कारतूस को खोलना पड़ेगा इस तरीके से। उसको मुंह के साथ खोलोगे, ढक्कन जो है वो चर्बी तो मुंह में चली जाएगी, उसमें से बारूद निकालोगे, गोली निकालोगे, फिर एक गन तैयार होगी, चलाओ। किसी भारतीय सिपाही की हिम्मत नहीं पड़ी जी। बार बार फोर्स करने पर मंगल पांडे को गुस्सा आया। मंगल पांडे ने कहा ठीक है मैं चलाता हूं। मंगल पांडे उठे, वो बंदूक उठाई, कारतूस खोला, मुंह के साथ बारूद भरा, गोली भरी और गोली मार दी बाग को। इससे पहले कि ह्यूसन कुछ करता, ह्यूसन को भी गोली मार दी। मंगल पांडे ने दोनों को गोली मार दी। ये घटना घटती है 29 मार्च 1857। कोई प्री प्लान नहीं था यहाँ पे कोई, एकदम से गुस्से में गोली चल गई, दोनों को निपटा दिया। मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये घटना घटती है बैरकपुर में। ये क्रांति की शुरुआत नहीं है, ये सिर्फ क्रांति से पहले की एक चिंगारी है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। 1857 की क्रांति की पहली गोली कब चली थी? 29 मार्च 1857 को। लेकिन क्रांति शुरू नहीं हुई है। कहाँ चली थी? बैरकपुर में। कौन सी यूनिट में? 34वीं। किसने चलाई? मंगल पांडे ने। किस पे चलाई? बाग व ह्यूसन पे। कौन सी बंदूक से? राइफल इनफील्ड से। ये गोली चली, ये खबर पहुंच गई धीरे धीरे मेरठ। खबर पहुंची मेरठ। अब चलते हैं मेरठ। मेरठ उस समय कंपनी के गोला बारूद का हेड हुआ करता था, हब हुआ करता था। गोला बारूद यहां पर ज्यादा था कंपनी का।
मेरठ में थी 20वीं एनआई। अब 20वीं एनआई के सिपाहियों को जब ये पता लगता है, करीब करीब 90 सिपाही थे पैदल, सिपाहियों को पता लगता है कि मंगल पांडे को फांसी दे दी और नई बंदूक में ये सब है, इन्होंने भी मना कर दिया कि ये बंदूक नहीं चलाएंगे। तब मेरठ में लगभग 85 सिपाहियों को अरेस्ट कर लिया गया, कारावास दे दिया 5 से 10 साल का। अब इन सिपाहियों को छुड़वाने के लिए घुड़सवार सिपाही आते हैं भारतीय, ये तो पैदल सेना थी। घुड़सवार सिपाही इन लोगों को रिहा करते हैं। 85 ये और कुछ घुड़सवार मिलकर के 10 मई 1857 को क्रांति शुरू कर देते हैं। तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, न कि बैरकपुर से। क्रांति की पहली चिंगारी वहां पर, क्रांति मेरठ से शुरू हो गई 20वीं एनआई से। कब? 10 मई। ऑप्शन में मिलेगा 29 मार्च। 10 मई को क्रांति शुरू हो गई। पूरे मेरठ में जितने भी अंग्रेज थे सबको निपटा दिया और सिपाही रातों रात पहुंचे दिल्ली। दिल्ली जाके क्या करेंगे एक बार यहां तक आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। कीजिए फटाफट, बताइए मुझे नोट करके, किसी को कोई समस्या अगर इसमें है तो। केंद्र तो दिल्ली को बोलेंगे। शुरू कहाँ से हुई? मेरठ से। बैरकपुर क्रांति नहीं हुई थी, सिर्फ एक चिंगारी थी। कीजिए फटाफट नोट। अब तो आपको सिंपली ये देखना है कहां से क्रांति कौन करेगा, बस एरिया वाइज कहां से क्रांति कौन करेगा और कौन उसका दमन करेगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा। डेट आपको बस यही याद रखनी है, 29 मार्च, 8 अप्रैल और 10 मई। 29 मार्च को पहली गोली चलती है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी होती है, 10 मई को क्रांति शुरू होती है। हो गया? चलिए जी, अब देखिए ये सिपाही, मेरठ वाले सिपाही रातों रात दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में देखिए जी क्या होता है। दिल्ली में क्रांति करते हैं बहादुर शाह जफर। जफर को बादशाह घोषित कर दिया गया। दिल्ली से क्रांति की जफर ने और उसके सेनापति बख्त खां ने।
इन दोनों ने यहां से क्रांति की। उसके बाद क्रांति के अलग अलग जगह पे जो है अड्डे बने। आपको देखना है कहां से कौन करेगा। ये खबर पहुंची झांसी कि जफर ने भी जो है क्रांति कर दी, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ये खबर पहुंची कानपुर, कानपुर से नाना साहेब। ये खबर पहुंची लखनऊ, लखनऊ से हजरत महल। ये खबर पहुंची बिहार, बिहार से कुंवर सिंह। और एक जगह और ग्वालियर, ग्वालियर से तात्या टोपे। जो ग्वालियर के सिंधिया थे वो अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन तात्या टोपे ने उनकी सेना के साथ मिलकर क्रांति की। अब इस क्रांति का दमन करने के लिए जो अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज इनको रोकने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में आए थे निकलसन व हडसन। झांसी में आया था ह्यूरोज। कानपुर में आया था कैंपबेल। ये अंग्रेजों के नाम है जिन्होंने क्रांति को कंट्रोल किया यहां पे। लखनऊ में भी कैंपबेल आया था। बिहार में आया था विलियम टेलर। और ग्वालियर में आया था ह्यूरोज। सब जगह क्रांति का दमन कर दिया गया था। केंद्र जो बचा था उसमें क्या होता है, निकलसन मारा जाता है। हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं टोम्ब से, हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं टोम्ब से अरेस्ट किया, हुमायूं के मकबरे से अरेस्ट किया और रंगून की मांडले जेल में डाल दिया। सबका यही हुआ। मांडले जेल में ही इसकी मृत्यु हुई और इसका मकबरा भी रंगून की मांडले जेल के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे जहां जहां से जिसने क्रांति की थी उसका दमन हो गया। ये थी 1857 की क्रांति। क्रांति पूरी तरह असफल हुई थी। 1857 की क्रांति पूरी तरह असफल हुई थी जी। बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो, कोई समस्या है तो? जी राहुल, क्या चेंज करना है भाई? क्या चेंज करना है राहुल बताइए। आपके कमेंट नीचे जा चुके हैं, वो क्या चेंज करूं? बाकी लोग लिखिए, नोट कीजिए इसको। व्हाइट बोर्ड सही रहेगा। चलो एक बार तो ये लिख लो, देखते हैं।
ओके, आंखें कमज़ोर है आपकी, कोई बात नहीं जी, एक बार तो इसे ही लिख लीजिए। जो हीरोज है ना, इसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, क्रांति में लड़ने वालों में एकमात्र मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई। ये बात पूछी जाती है किसने कही थी? हीरोज ने। लिख लीजिएगा। ओके जी राहुल जी, ओके जी। ओके जी, ओके जी, ओके जी, समझ गया मैं, ठीक है, हो गया, डन। तो चलिए, आज 1857 की क्रांति तक हो चुका है। अगली क्लास में देखते हैं हम लोग क्रांति के बाद क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या किसी को? आज हम इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम बहुत जल्द। बता दीजिए। समस्या है किसी को कोई? तो चलिए फिर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।